दोस्तों नमस्कार। दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, तमाम पार्टियों के अपने अपने अफसाने होते हैं, अपने अपने क्रियाकलाप होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बात बहुत साफ है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इसका सबूत राजस्थान और मध्य प्रदेश बहुत साफ है। यानी कि बड़े बड़े मठाधीश जो ये सोचते थे, वसुंधरा सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, कि उनके बिना उस राज्य में भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है, उसको भी ठेंगा दिखा करके, खुद बुलवा करके, पर्ची निकलवा करके, उनके सामने बच्चे जैसा व्यक्ति से राजनीति की हो, उसका नाम निकलवा के उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। और ये मठाधीश सिर्फ बैठे बैठे मुंह ताकते रहते हैं। ऐसा ही कुछ शायद हरियाणा में होने जा रहा है। दावेदार बहुत है और दावेदार तब ज्यादा होते हैं दोस्तों, जब संख्या बल कमजोर होता है। जो केंद्र का हाल है आज वही हरियाणा का हाल है। मात्र 2 सीट ज्यादा से भाजपा बहुमत में आई, 3 निर्दलीय का समर्थन मिल गया। कांग्रेस 37, भाजपा 48, बहुमत से 2 ज्यादा, फिर 51 हो गया। अब ऐसे में यहां पर चाणक्य ने कमान संभाल ली है और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अमित शाह खुद चंडीगढ़ जाके विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि जानते हैं कि यहां पर नायब सैनी, जिनकी कोई अपनी ज्यादा अहमियत नहीं है, वो तो सरकारी मुख्यमंत्री थे, बना दिए गए, दोबारा बने ना बने कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 2 दावेदार बड़े खतरनाक हैं। एक अनिल विज, जो पहले दिन से भाजपा का कार्यकर्ता है, जिसने कि उसके बुरिया बिस्तर तक उठाए हैं, झंडे बैनर उठाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भाजपा को हरियाणा में खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जस्ट लाइक के फाउंडर मेंबर रहे हैं। दूसरा है राव इंद्रजीत। इन तीनों लोगों को इग्नोर करके क्या ऐसा लगता है कि 3 की लड़ाई में चौथा बाजी मारेगा, और चौथा जो बाजी मारेगा उसकी अमित शाह ने खोज कर ली है। कहीं वो कोई दलित चेहरा तो नहीं होगा, जानते हैं विस्तृत रूप से थोड़ी देर में। इसके पहले आपसे एक पुनः निवेदन, जिन लोगों ने अभी तक आपके दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, और एक बात, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आपका सहयोग मिलता रहेगा। अगर कोई भी आप आर्थिक मदद देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप जाके वहां पे कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि वास्तविक स्थिति हरियाणा में क्या है और क्या होने जा रही है। स्थिति इतनी पलटने वाली है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, चेहरा खोजने के बाद भी स्थिति यथावत रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं। अब देखिए, हरियाणा में बिल्कुल बॉर्डर पे भाजपा की जीत हुई है। बहुमत से दो विधायक ज्यादा, 2-3 विधायक और आ गए। यानी कि ये 5 विधायकों का जो खेल है ये कभी पलट सकता है। लेकिन भाजपा का जो आलाकमान है, शीर्ष नेतृत्व, वो ये समझता है कि अगर अमित शाह जैसे लोग, मोदी जैसे लोग बैठेंगे तो लोग डर जाएंगे और जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन शायद अब ऐसा ही स्थिति नहीं रह गई है। अगर केंद्र में मजबूत सरकार होती तो शायद हो जाता। अब यहां पर अनिल विज का साफ कहना है कि मैं सबसे पुराना भाजपा कार्यकर्ता हूं, मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार मैं हूं। पिछली बार उन्होंने कहा था जब सैनिक को बनाया गया था, और काफी नाराज थे, उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया। लेकिन इस बार वो कोई मौका चूकने को तैयार नहीं है। अब अमित शाह ने उसकी खोज निकाली है कि बहला फुसलाकर इनको राज्यसभा में भेज देंगे और ये कहेंगे कि आपको मंत्री बना देंगे। हो सकता है अनिल विज मान जाए, जिस दौर में खड़े हुए हैं यहाँ आपको इनको पूछने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि शैलजा ने अगर इंटरनल सपोर्ट नहीं किया होता तो वहां कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत जाती। कांग्रेस में ऐसे बहुत से विभीषण हैं जिनके कारण भाजपा सत्ता में है। इसकी कभी चर्चा बाद में करेंगे। इन विभीषणों ने ही कांग्रेस की हालात कर दी है, वरना आज कांग्रेस सत्ता में होती। मेरी साड़ी दूसरी साड़ी सफेद कैसे, हुड्डा न बने इसलिए हम दूसरों को हरा दें, ये सोचें कि शैलजा न बने इसलिए हम दूसरों को हरा दें, ये लड़ाई में कांग्रेस समाप्त हो गई। खैर, कांग्रेस की बात बाद में करेंगे। अनिल विज को कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाला गया है। लेकिन दोस्तों, दूसरा व्यक्ति बड़ा खतरनाक है।
3 बार का केंद्रीय मंत्री है। वो साफ कहता है कि 3 बार के केंद्रीय मंत्री मैं रह चुका हूं, मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। बात एक की दावेदारी की नहीं है, उसकी दूसरी दावेदारी है दक्षिण हरियाणा में, वहां पे उसको एक तमाम बड़े जन समुदाय का समर्थन है, यादव बेल्ट है। अभी जिस तरह से टिकट बटे उसमें 8 से 9 विधायक तो उसके सीधे तौर पे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कई 4-5 विधायक और उसके संपर्क में हैं। उन्होंने घर में पंचायत बुलाई, 9 विधायक मौजूद हुए। इशारा केंद्र को साफ था, इस पार या उस पार मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं मैं अपने चला पुराने घर। पुराने घर मतलब कांग्रेस से आया था, कांग्रेस में चला जाऊंगा। मैं कह रहा हूं सरकार बन भी जाए तो खतरा टलेगा नहीं। अब सवाल इस बात का है कि ऐसे हालात में केंद्र की सरकार या चाणक्य जिन्होंने पूरी जिम्मा को संभाला है, स्थिति को काबू कैसे करेंगे। हो सकता है कि वो आकर के किसी तरह ऐसा कुछ खेल खेलें कि कुछ समय के लिए मामला टल जाए। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा आज एक नया प्रकरण हुआ जिस पर सबका ध्यान अभी नहीं गया है। इशाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक, वर्तमान में भाजपा के राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पनवार दलित नेता ने आज आनंद फानंद में उनसे इस्तीफा दिलवाया गया और उपराष्ट्रपति महोदय ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। अब कहानी का ट्विस्ट देखिए, 3 की लड़ाई में चौथा बाजी मार सकता है। अब यहां तीनों आपस में लड़ रहे हैं, कहा ठीक है, ये नहीं तो ये भी नहीं, ये तो कोई बात नहीं, ऐसा नया चेहरा ला के फेंक दो, भजनलाल शर्मा, मोहनलाल यादव जैसा आदमी जिसकी कोई सोच ही ना पाए। और चाणक्य यही करने जा रहे हैं। उनको बोल दिया गया है कि आप चंडीगढ़ की बैठक में मौजूद रहेंगे, आप विधायक भी हैं। यानी अब सवाल पनवार के पीछे की क्या राजनीति है। देखिए, यहां से 3 की लड़ाई में चौथी की बाजी ही तक सीमित नहीं है। पनवार दलित नेता हैं, हरियाणा की जनसंख्या में 21% दलित हैं, और इसी दलित की लड़ाई में भाजपा और कांग्रेस और बसपा को वहां पे भेजा गया वोट बंटवारे के लिए, जिससे भाजपा जीत जाए। मायावती की जो राजनीति है सब जानते हैं कि भाजपा जैसे खेल खेलती है वैसे खेल देती है। उनका अपना कोई अस्तित्व बचा नहीं है। अब सिर्फ यही अस्तित्व बचा है कि कांग्रेस का कैसे नुकसान किया जाए, भाजपा को कैसे फायदा किया जाए, और उनकी जो फाइलें हैं वो दबी रहे। अब सवाल इस बात का है कि 21% दलित। अब यहां पर दिमाग ये लगाया गया, एक तो 3 की लड़ाई होगी तो बोला जाए तीनों लड़ लो, हम चौथे को बना रहे हैं, क्योंकि या तो एक पे सहमति दे दो, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर कृष्णलाल पनवार को मुख्यमंत्री बना करके सिर्फ हरियाणा के 21% वोटों को खुश नहीं करना है, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है। दलित वोट बैंक की राजनीति वहां पर दिखाने के लिए काम हुआ कि हमने इसके पीछे की राजनीति क्या है। अब भाजपा क्या कहना चाहती है, उसका साफ कहना है कि हमने ठाकुर मुख्यमंत्री दिया, हमने आदिवासी मुख्यमंत्री दिया, हमने पंडित मुख्यमंत्री दिया, हमने कुर्मी मुख्यमंत्री दिया, हमने बैकवर्ड यादव मुख्यमंत्री दिया, ये सारे हमने दे दिए। एक दलित बचा हुआ था, वो भी हम यहां देने जा रहे हैं। यानी सर्व जाति, हमने हर जाति को मौका दिया। अब इसका फायदा एक ईंट से 2 शिकार पे होगा। तीनों को शांत करने की एक कॉन्स्पिरेसी होगी, और तीसरा दलित चेहरे को आगे करके उस पर गेम खेला जाएगा। जिस दलित वोट बैंक की लड़ाई भाजपा और कांग्रेस से इस बार सबसे ज्यादा थी। अब सवाल इस बात का है कि अपनी गणित तो जो है चाणक्य ने बैठा ली है कि हम इस गणित पे काम करेंगे। अब ये गणित कैसे फॉर्मूले में बदलेगी और सबको भा जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये 100% का सवाल है, क्योंकि जो आप समझाना चाहते हैं जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति समझ जाए, और वो हालात भी नहीं है कि जो आपने कह दिया उस सर माथे पर। ऐसे में एक बात बहुत साफ है कि हरियाणा में चाणक्य जाकर के विधायक दल की बैठक बुला करके अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, क्योंकि भाजपा की वो सर्वमान्य नेता हैं, बिना उनके कुछ होता नहीं है। लेकिन यहां पर 2 लोगों को शांत करना इतना आसान नहीं है, और ये 2 लोग कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखिए,
राव इंद्रजीत के पास 9 विधायक हैं, 3-4 विधायक उनसे लगातार संपर्क में हैं और कांग्रेस के 37 विधायक हैं। 2 इनेलो का है, 1 दलित है। अगर 9 विधायक को ही मान लें और 2 इनेलो और 1 निर्दलीय मान लें तो भी कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। अभी जो चुनाव आयोग का फैसला है जिस पर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, उस पर कोई जवाब आया नहीं है। इतने हल्के में कांग्रेस उसको जाने नहीं देगी, उस पर कोई फैसला करवाएगी, क्योंकि इसमें चुनाव आयोग की बहुत बदनामी भी हो रही है। ऐसे में सरकार स्थिर तो नहीं होगी, अभी अस्थिर होगी, लेकिन फिर भी सवाल एक बात बहुत साफ है कि चाणक्य सफल तो होंगे, लेकिन कितने सफल होंगे और कितने वक्त के लिए होंगे, ये सोचने वाली बात है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि इस दलित चेहरे को कैसे महाराष्ट्र में यूज करेगी भाजपा। भाजपा का मानना है कि अगर हमने इस पनवार साहब को साहब बना करके महाराष्ट्र में यूज किया तो हमारे पास कहने को काफी कुछ हो जाएगा कि हमने दलित चेहरे को आगे किया है, और अगर आप मौका देंगे तो आगे हम मराठी या दलित चेहरा आगे ला सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम हर जात को मौका देंगे और मौका दे रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि सिर्फ इतने से क्या जनता के समझ में कुछ आएगा या स्थिति पलट जाएगी। अब स्थितियां जो भी हो दोस्तों, कांग्रेस भी इस पूरे प्रकरण को बड़े ध्यान से समझ रही है और शांत नहीं है, क्योंकि हुड्डा जैसा राजनीतिक हरियाणा में बैठा है जो वो भी जोड़ तोड़ का माहिर है। भले उसने जोड़ तोड़ से अपनी पार्टी का सत्यानाश कर दिया हो, लेकिन दूसरी पार्टी को भी इस कगार पे खड़ा कर सकता है, उसकी इतनी ताकत है। वो यद्यपि कांग्रेस अपनी बर्बादी का खुद कारण है, इस बाप बेटी की जोड़ी ने कांग्रेस को बर्बाद किया है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के कारण 37 सीट आई हैं। और अगर जरा सा ध्यान दिया गया होता, इसको 4750 होने में कोई देर नहीं लगती। गलतियों से सबक सीखना जैसा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आप गलती ही करते हैं तो सब क्या सीखेंगे। लेकिन फिर भी उसकी नियत अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और इस ताक में बैठे हैं कि भाजपा में कुछ गड़बड़ी हो और हम उन लोगों को लपक लें। लेकिन एक बात और है कि राव इंद्रजीत और हुड्डा के रिश्ते इतने अच्छे होते तो राव इंद्रजीत कभी भी कांग्रेस छोड़ते नहीं। लेकिन दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है, या कहीं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जब दुश्मनी हो गई तो फिर पुराने दुश्मन को गले लगाने कहा जाता है, क्योंकि दूसरे को नुकसान पहुंचाना मकसद है। अगर भाजपा को नुकसान पहुंचाना ही मकसद है तो ये मकसद तो हुड्डा का भी होगा और राव इंद्रजीत का भी होगा। लेकिन इसमें एक रास्ता चाणक्य ने और निकाला है कि राव इंद्रजीत अगर बहुत अड़ते हैं तो उनकी बेटी को कैबिनेट मंत्री बना देंगे। लेकिन जहां तक हमारे सूत्रों का दावा है कि अगर कंप्रोमाइज की नौबत आती है तो फिर राव इंद्रजीत का लास्ट मोमेंट ये है कि वो अपनी बेटी को उप मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं कि यादव बेल्ट से कम मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हो तो उप मुख्यमंत्री दो। इस पर शायद चाणक्य तैयार नहीं होंगे। वजह यहीं से निकलेगी और ये छोटी सी चिंगारी आगे कब जंगल की आग तरह फैलेगी ये तो वक्त बताएगा। दोस्तों, आपको यह हमारा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात अंत में फिर वही कि स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए आप जो भी आर्थिक योगदान देना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल से वहाँ जाके दे सकते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ मौजूद हूँगा। नमस्कार।